नमस्कार। 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नैसी शर्मा। आज की पहली बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां पीएम मोदी ने एमवी गंगा विलास की सौगात दी है। वहीं दूसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां सीएम भूपेश बघेल लोगों से भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे कांग्रेस की किताब को लेकर, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। क्या है पूरा माजरा, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। चौथी और आखिरी बड़ी खबर गुना जिले से है, जहां अवैध तरीके से खनन का खेल जारी है। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं पीएम ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की कई अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। बता दें कि क्रूज को रवाना करने के लिए आयोजित कार्यक्रम को केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने संबोधित किया। आज मेरी काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। काशी में गंगा पार ये जो नई निर्मित अद्भुत टेंट सिटी से वहां आने और रहने का एक और बड़ा कारण देश दुनिया के पर्यटकों श्रद्धालुओं को मिला है। तो पहली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वाराणसी से, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई है। बता दें कि यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज है। इस क्रूज में कई 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी। बता दें कि 3200 किलोमीटर इस क्रूज की यात्रा रहेगी। 27 नदियों से होकर ये क्रूज गुजरेगा। 51 दिनों का इस क्रूज का सफर रहेगा और इस क्रूज में कई सुविधाएं हैं। अब विदेश जैसी सुविधाएं अब भारत में भी यात्रियों को मिलेंगी। और अब बता दें कि ये दुनिया का सबसे लंबा क्रूज है, जिसे आज पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। बता दें कि ये दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। वहीं पीएम ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की कई अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। क्रूज को रवाना करने के लिए आयोजित कार्यक्रम को केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी संबोधित किया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शिवा, मध्य प्रदेश अपने नए आयाम गढ़ रहा है और आज इसी इतिहास में एक और नाम जुड़ गया, एमवी गंगा विलास का। ये दुनिया का, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे लंबा क्रूज है, जिसे आज पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। तो शिवा शर्मा से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ये खबर आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां आज दुनिया का सबसे लंबा क्रूज को पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। बता दें कि इस क्रूज में 5 स्टार होटल जैसी यात्रियों को सुविधा मिलेगी। 3200 किलोमीटर का ये क्रूज जो है सफर तय करेगा और 51 दिन का ये सफर होगा। इसमें 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी और 27 नदियों से होकर ये क्रूज गुजरेगा। इस क्रूज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई है।
3,200 किलोमीटर इस क्रूज की पूरी यात्रा रहेगी। 3,200 किलोमीटर ये क्रूज यात्रा ये सफर अपना तय करेगा और 51 दिन का ये पूरा टूर होगा जो 27 नदियों से होकर गुजरेगा। 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं यात्रियों को दी जाएंगी। अब फॉरेन जैसे क्रूज भी भारत में आ गए हैं। बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर जो छत्तीसगढ़ से है, जहां बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अपनी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला में पोड़ी उपरोड़ा के पिपरिया गांव पहुंचे। पिपरिया में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और जनता ने हेलीपैड पर उनका स्वागत किया। हेलीपैड पर ग्राम अमझर के ग्रामीणों ने डंडा नृत्य कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने कहा कि 1 रुपया भी धान के लिए ज्यादा दोगे तो हम धान नहीं खरीदेंगे। सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की। समर्थन मूल्य और इनपुट सब्सिडी मिलाकर किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य दे रहे हैं। इस बीच एक किसान ने बताया कि पहली बार धान का टोकन कटाए हैं और पहली बार धान बेचेंगे। किसान ने कहा कि सरकार की योजना के कारण आसानी से धान बेच पा रहे हैं। तो ये खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अपनी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पोड़ी उपरोड़ा के पिपरिया गांव पहुंचे। यहां पिपरिया में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और जनता ने उनका हेलीपैड पर जोरदार स्वागत किया था। हेलीपैड पर ग्राम अमझर के ग्रामीणों ने डंडा नृत्य कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने कहा है कि 1 रुपए भी धान के लिए ज्यादा दोगे तो हम धान नहीं खरीदेंगे। सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की। समर्थन मूल्य और इनपुट सब्सिडी मिलाकर किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य दे रहे हैं। इस बीच एक किसान ने बताया कि पहली बार धान का टोकन कटाया है और पहली बार ही धान बेचेंगे। किसानों ने कहा कि सरकार की योजना के कारण वे आसानी से धान बेच पा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल रोजाना ही भेंट मुलाकात कार्यक्रम करते हैं। कई विधानसभाओं को वो कवर कर चुके हैं, पूरा किया है। जहां वे गए, उन्होंने भेंट मुलाकात कार्यक्रम अपना आयोजित किया और लोगों से, जनता से, जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से वे रूबरू होते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और उनकी सभी समस्याओं को जानते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया जाता है। आपको बता दें कि सभी लगभग विधानसभा को सीएम भूपेश बघेल कवर कर चुके हैं और रोजाना ही वे भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी अपना करते हैं, जहां पर वे जनता से रूबरू होते हैं, खुद जनता की समस्याओं को सुनते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता निशा द्विवेदी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। निशा, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि रोजाना ही सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम करते हैं, जनता से मिलते हैं, अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को भी जानते हैं, रूबरू होते हैं और उन समस्याओं का समाधान भी करते हैं। तो क्या कुछ जानकारी अभी आपके पास है आज के भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर? लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम चालू है और 60 से अधिक विधानसभाओं का दौरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर चुके हैं और आज भी वो भेंट मुलाकात के तहत कोरबा जिले में है, जहां पर वो आज पाली में जो ग्राम है वहां पर ग्राम में वो घूम रहे हैं और लोगों से जो है भेंट मुलाकात कर रहे हैं और इसी के तहत लोगों से जानकारियां भी हासिल कर रहे हैं कि जो कार्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं और जो विकास कार्यों की सौगातें दी जा रही है उनकी जमीनी हकीकत क्या है, किस प्रकार वो कार्य वहां पर किए जा रहे हैं। रोड की समस्या हो या जल की समस्या हो या बिजली की समस्या हो, आज पाली में जब वो जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे और इसी के साथ जब
वो लोगों से रूबरू हो रहे थे तो वहां पर जो जल की समस्या निकल कर आई और इसी के साथ रोड की समस्या, जो सड़कों की बहुत बड़ी समस्या होती है गाँव में, वो देखने को मिली। और इसी के साथ जो बिजली की समस्या थी उसका निराकरण करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिख रहे थे। और इसी के साथ जो है कई फैसले भी वहां पर लिए गए और कई सौगातें भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो चूंकि चुनाव अब नजदीक आ चुके हैं, 10 महीने शेष रह गए चुनाव में, और उसके तहत अगर देखें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये दौरा काफी अहम होता है, जहां पर वो गांव के लोगों से सीधा रूबरू हो रहे हैं, सीधा संवाद कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को समझने के लिए आ रहे हैं। और आज हमने देखा कि जिस प्रकार वो जिस भी विधानसभा में जा रहे हैं तो वहां के लोगों को ये कहते हुए पाए कि आपके समाधान के लिए सीधे आपके मुखिया आपके द्वार आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात होती है कि गाँव के लोग संवाद निशा, आपकी आवाज हम तक सही नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगी आप कुछ थोड़ा नेटवर्क एरिया में आकर फिर बात करें। चलिए निशा से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ये खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार ही भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं। वे 60 विधानसभाओं को अभी तक कवर कर चुके हैं, यानी कि 60 विधानसभाओं में वे अपना भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर चुके हैं। 60 विधानसभाओं के लोगों से, वहां की जनता से, जनप्रतिनिधियों से और अधिकारियों से वे मिले, उनकी समस्याएं जानी और उन सभी समस्याओं का निराकरण भी किया गया। और अब रुक करेंगे तीसरी बड़ी खबर की ओर, जो भोपाल से है। बता दें कि मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा किताब पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गलत इतिहास पढ़ाना और नेहरू परिवार का महिमा मंडन करना कांग्रेस की आदत रही है। कांग्रेस ने हर समय देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। साथ ही कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रभक्त वीर सावरकर का अपमान करते हैं। नेहरू परिवार ने हमेशा राष्ट्रभक्तों को नीचा दिखाया है और ये परंपरा जवाहरलाल नेहरू के समय से चली आ रही है। इस पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और उनके लोग पहले अपने गिरेबान में झांके। नेहरू परिवार को महिमा। अब देखिए, कांग्रेस ने तो हर समय इस देश के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है। इस देश में केवल एक परिवार, नेहरू परिवार का महिमा मंडन हो जाए, ये कांग्रेस की हर समय रीति रही है, नीति रही है। वो राहुल गांधी जो वीर सावरकर जैसे राष्ट्रभक्तों का अपमान करते हो, वो नेहरू परिवार जिसने हर समय राष्ट्रभक्तों को नीचा दिखाने का काम किया हो। स्वयं जवाहरलाल नेहरू के समय से ये परंपरा चल रही है, कोई ये आज की परंपरा तो है नहीं। इस देश के संविधान निर्माता अंबेडकर जी को चुनाव हराने का षड्यंत्र किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। सुभाष चंद्र बोस जो इलेक्टेड कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको नीचा दिखाने का काम किया था। बांटी जा रही हैं। अब देख, तो ये खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा किताब पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गलत इतिहास पढ़ाना और नेहरू परिवार का महिमा मंडन करना कांग्रेस की आदत रही है। कांग्रेस ने हर समय देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। साथ ही राहुल गांधी राष्ट्रभक्त वीर सावरकर का अपमान करते हैं, ये भी कहा। और कहा कि नेहरू परिवार ने हमेशा राष्ट्रभक्तों को नीचा दिखाया है। ये परंपरा जवाहरलाल नेहरू के समय से चली आ रही है। इस पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि बीजेपी और उनके लोग पहले अपनी गिरेबान में झांके। तो तीसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उनकी किताब राष्ट्र निर्माण की गाथा पर सवाल उठाए हैं। एक बार फिर से अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। देखा जा सकता है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने के लिए उतारू हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ भोपाल में भी देखने को मिला, जहां कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कांग्रेस की
राष्ट्र निर्माण की गाथा किताब पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि गलत इतिहास पढ़ाना और नेहरू परिवार का महिमा मंडन करना कांग्रेस की आदत रही है। कांग्रेस ने हर समय देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। साथ ही कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रभक्त वीर सावरकर का अपमान करते हैं। नेहरू परिवार ने हमेशा राष्ट्रभक्तों को नीचा दिखाया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता विवेक सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विवेक, एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कांग्रेस की जो किताब है राष्ट्र निर्माण की गाथा, उस पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं आरोप लगाए हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? बात करें दरअसल कांग्रेस की किताब अगर उसको तो जो कांग्रेस के नेता हैं वह भी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि कब यह प्रकाशित हुई है और उसमें क्या उल्लेख किया गया। लेकिन कहीं न कहीं जब वायरल कुछ हमने इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता हैं उस पर जो आप सवाल किया है कैबिनेट मंत्री शिक्षा मंत्री जो है उसका सारा उन्होंने कांग्रेस राहुल गांधी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस है वह हमेशा ही जीते आया है पेश करती है। और अगर बात करें तो कांग्रेस की जो किताब जो किताब है उसमें आरएसएस पर कहीं ना कहीं निशाना साधा गया है, भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा गया है और जनसंघ पर भी निशाना साधा गया है। और किताब में जो लिखा गया है खासकर इस बात पर जोर दिया गया है कि आजादी के समय जो कांग्रेस ने अपना योगदान दिया है उस पर बात करें तो किताब में जिक्र है कि संघ ने यानी और उसका जिक्र भी किया गया है कि 1925 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन संघ की जो स्थापना आजादी 1947 में मिली, लेकिन कहीं भी उल्लेख नहीं किया संघ के जो चीजें हैं आजादी के में कितना योगदान संघ का रहा और साथ को लेकर किया गया है। इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस कटकटी तो वही बीजेपी लगातार खिलाफ है, लेकिन हम कथित किताब नहीं प्रकाशित हुई है। कांग्रेस के भी कई वर्मा के बयान तो उन्होंने कहा कि किताब में जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने बारे में कोई भी योगदान नहीं था। इसीलिए हम कहते हैं कथित किताब कांग्रेस के नेता खुद नहीं कर रहे हैं कई विवादित जो प्रकाशन होगा कांग्रेस प्रकाशन करवाया है अब जानकारी जुटाई जा रही है। सकते हैं कि इस मुद्दे को लेकर अगर बहस छिड़ गई है क्योंकि उससे पहले भी कई बार कांग्रेस के नेता बहुत खड़े कर चुके हैं आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी शाखा है बीजेपी है, बीजेपी का जो है आरएसएस से ही हुआ है, लगातार हमलावर रही है। भी कहीं ना कहीं अगर बीजेपी कांग्रेस पर पलटवार किया है, आरोप लगाया है तो कांग्रेस या फिर राहुल गांधी हमेशा इस पर निशाना साधते हैं, लेकिन कांग्रेस झूठे जो देश सकती है उनका योगदान देखना है तो कई ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने आजादी में अपना योगदान दिया है और बीजेपी में भी कई ऐसे नेता हैं और उनके पुराने कार्यकर्ता भी हैं जिन्होंने आजादी के समय अपना योगदान दिया। विवेक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब रुक करेंगे चौथी और आखिरी बड़ी खबर की ओर जो गुना से है। बता दें कि जिले में अवैध खनन का खेल जारी है। सफेद पोशों के साए में राजनीतिक पहुंच का जमकर फायदा उठाया जा रहा है। बता दें कि सैकड़ों घन मीटर मुरम, कोपरा और बजरी बिना परमिशन के खोदकर धरती को छलनी करने का काम किया गया है। खनिज विभाग के मापदंडों को दरकिनार कर अवैध खनन से लाखों के बारे न्यारे किए जा रहे हैं। किसी को सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है तो किसी को प्रशासनिक जिम्मेदारों का संरक्षण मिला है। खनिज विभाग की ओर ली गई
लीज की जमीन से भी ज्यादा एरिया में बेरोक टोक खनन किया जा रहा है। वहीं खनिज विभाग और जिला प्रशासन की बात करें तो सूचना होने के बाद भी कभी मीटिंग का बहाना बनाया जाता है तो कभी स्टाफ की कमी बताकर कार्रवाई नहीं की जाती। ताजा मामला पिपरौदा खुर्द में सामने आया, जहां पर ब्रजेंद्र सिंह रघुवंशी सैकड़ों मीटर गहराई और चौड़ाई में खोपरे का जेसीबी से अवैध खनन कर रही हैं। मीडिया की टीम मौके पर पहुंची तो जेसीबी बंद कर दी गई। खनिज अधिकारी दीपक सक्सेना का कहना है कि बोल्डर के लिए जमीन को 20 मीटर तक खोदना होता है। कभी कभी रास्ता बनाने के लिए भी खोपरे की खुदाई की जाती है। को गिट्टी क्रशर की परमिशन प्राप्त है जी, और चूंकि नीचे ऊपर कोपरा है जी, और नीचे पत्थर निकलता है, तो उसको हटाकर ही पत्थर निकलेगा जी, लेकिन उसको हटा के वो एक तरफ रखेंगे तब पत्थर निकाल सकते हैं। दूसरा एक और मापदंड क्या है, कितने मीटर तक उसकी गहराई तक खोदने के लिए परमिशन रहती है आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से जो माइनिंग प्लान रहता है जी, माइनिंग प्लान में जो दूरियां या गहराइयां दी जाती हैं उसी के अनुरूप परमिशन दी जाती है। तो इसमें क्या सर, इसको मतलब कोबरा निकाल के बेचने की अनुमति नहीं दे सकती माइनिंग? अगर अनुमति लेना है तो रोयल्टी देना पड़ेगी। अगर कोई भी व्यक्ति ओवरबर्डन हटाकर उसको बाहर बेचना चाहता है तो उसकी विधिवत रूप से उसको परमिशन देना होगी और उसकी रॉयल्टी पे करके उसको बेचने की अनुमति। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पूरी मंगवार के पास में खड़े हुए हैं। यहाँ एक डंपर है, जेसीबी है, बड़े स्तर पे यहाँ खुदाई चल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहाँ की जो लीज है वो इसमें लीज के अलग हटके है। 3.5 बीघा में अलग से यहाँ कोपरे की खुदाई की जा रही है। जैसा कि जानकारी है, जानकारी के आधार पर यहाँ पे जो कोपरा ये कोपरे की खुदाई चल रही है, कोपरा खोदने की परमिशन यहाँ नहीं है, ऐसी सूत्रों से जानकारी मिली है। और जब मीडिया यहाँ पहुंची तो मीडिया पहुंचने के बाद में यहाँ पहले बाकायदा जेसीबी चलाई जा रही थी, डंपर भरा जा रहा था, लेकिन मीडिया के पहुंचने के बाद में जेसीबी आप देख रहे हैं बंद हो गई है। अब पूरा का पूरा मामला कलेक्टर के संज्ञान में जाएगा। देखना यह कि क्या वाकई में इसको लीज पे चलाया जा रहा है या फिर अवैध रूप से यहाँ खनन किया जा रहा है। फिलहाल तो ये खबर आपको गुना से बता रहे हैं, जहां पर जिले में अवैध खनन जो है बेरोक टोक किया जा रहा है। यहाँ पर अवैध उत्खननकर्ताओं के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। सफेद पोशों के साए में राजनीतिक पहुंच का जमकर फायदा उठाया जा रहा है। बता दें कि सैकड़ों घन मीटर मुरम, कोपरा और बजरी बिना परमिशन के खोदकर धरती को छलनी करने का काम किया जाता है। खनिज विभाग के मापदंडों को दरकिनार कर अवैध खनन से लाखों के बारे न्यारे किए जा रहे हैं। किसी को सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का संरक्षण है तो किसी को प्रशासनिक जिम्मेदारों का संरक्षण मिला है। खनिज विभाग की ओर ली गई लीज की जमीन से भी ज्यादा एरिया में बेरोक टोक खनन किया जा रहा है। वहीं खनिज विभाग और जिला प्रशासन की बात करें तो सूचना होने के बाद भी कभी मीटिंग का बहाना बनाया जाता है तो कभी स्टाफ की कमी बताकर कार्रवाई नहीं की जाती। ताजा मामला पिपरौदा खुर्द में सामने आया, जहां ब्रजेंद्र सिंह रघुवंशी सैकड़ों मीटर गहराई और चौड़ाई में खोपरे का जेसीबी से अवैध खनन कर रहे थे। मीडिया की टीम मौके पर पहुंची तो जेसीबी बंद कर दी गई। खनिज अधिकारी दीपक सक्सेना का भी ये कहना है कि बोल्डर के लिए जमीन को 20 मीटर तक खोदना होता है। कभी कभी रास्ता बनाने के लिए भी खोपरे की खुदाई की जाती है। तो आपको ये खबर गुना से बता रहे हैं, जहां पर उत्खननकर्ताओं के अवैध उत्खननकर्ताओं के हौसले जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बिना किसी की रोक टोक के, बिना किसी के डर के, वे धड़ल्ले से बेझिझक होकर अवैध उत्खनन कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता योगेंद्र शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। योगेंद्र, गुना में हम तस्वीरों में साफ देख सकते थे, जैसा कि आपने भी बताया कि यहाँ पर जो अवैध उत्खनन करता है वे धड़ल्ले से उत्खनन कर रहे हैं, जबकि ये सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी निकल कर आ रही है कि उन्हें या तो सत्ता पक्ष का संरक्षण है या उन्हें तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का संरक्षण है। तो सबसे पहला सवाल तो यही आ जाता है कि जो अवैध उत्खनन करता है इनके हौसले इतने बुलंद कैसे हुए और जो खनिज विभाग है ये उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है?
जी आ रहा है कि लगातार खनिज विभाग के पास सूचना रहती है कि अवैध खनन हो रहा है। जैसे कि कल देखने में आया तो बरोदा खुर्द गांव के अंदर अवैध रूप से खनन किया जा रहा था, जैसे जानकारी मिली थी। और मीडिया जब वहां पहुंची तो वहां पर देखा गया कि 100 से 150 मीटर की खुदाई की गई है और वहां खोपरा खोदा जा रहा था। इस संबंध में जब खनिज अधिकारी से बात की गई, कलेक्टर से बात की गई, गुना फ्रैंक नोबल ऐसे, तो उन्होंने कहा कि आप माइनिंग अधिकारी से बात कीजिए। जब माइनिंग अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं इसको दिखवाता हूँ। और जब हमने उनसे पूछा कि क्या ये अवैध रूप से खोदा जा रहा है, कि इसको कोपरा खोदने के लिए परमिशन है, तो उन्होंने कहा कि मैं दिखवाता हूँ। लेकिन 1-1.5 घंटे बाद उनकी फाइल नहीं मिली और आखिरी में उन्होंने कह दिया कि इनके पास कोपरा खोदने की परमिशन नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो एक वहाँ पे गिट्टी बनाने का जो एक क्रेशर बना हुआ है, तो इनको जो परमिशन है वो 10 बीघा जो होता है उसकी दी गई है। लेकिन 10 बीघा से अलग हटके 3.5 से 4 बीघा में अवैध खनन किया गया है और कोपरा खोदा जा रहा है। काफी जब हमारी दीपक सक्सेना से इस मामले में बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये सड़क बनाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए खोद सकते हैं, अदरवाइज बेच नहीं सकते। जबकि संबंधित देवेंद्र रघुवंशी द्वारा, क्योंकि बताया जा रहा है कि पूर्व में कोई आईटीओ थे, उनके पुत्र हैं, उनकी क्रेशर पे इस तरीके से किया जा रहा है। साथ ही देखने में आता है कि कई बार खनिज विभाग के अधिकारियों को सूचना मिलती है कि कई संबंधित जगह पे अवैध खनन किया जा रहा है, परंतु खनिज विभाग द्वारा के तो ये कह दिया जाता है कि अभी हम मीटिंग में बैठते हैं, या फिर ये कह दिया जाता है कि स्टाफ की कमी है। सवाल ये है कि इनके हौसले इतने बुलंद है, जैसे कि कल मीडिया जब वहां पहुंची जहाँ पे खनन किया जा रहा था, तो संबंधित व्यक्ति ने ये तक कह दिया कि तुम्हें जो छापना है वो छाप दो, जो भी चैनल में चलाना है वो चला दो। और कभी ये आता है कि कोई टीआई उनके रिश्तेदार है, तो कभी ये आता है कि मंत्री महोदय उनके सपोर्ट में है, ये सब मतलब तमाम सारी चीजें देखने को मिलती है। जबकि गुना जिले के अंदर आसपास के एरिया में देखा जाए तो कई घटनाएं ये अवैध खनन के कारण हो चुकी है। लोगों बच्चों की डूबने से मौत हो गई है, परंतु इसके बाद भी गुना खनिज विभाग इन सारी चीजों को कंट्रोल करने में और रोक लगाने में नाकामयाब साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई सारे ट्रक और कई सारे डंपर इस अवैध उत्खनन में लगे हुए हैं। कितने लोग हैं जो इस कार्य में संलिप्त हैं और किन किन अधिकारियों का इन अवैध उत्खननकर्ताओं को संरक्षण मिला हुआ है? देखिए, साफ समझ में आता है कि जैसे कि सूचना दी जाती है कि जब गुना के अंदर अभी किसी भी प्रकार की राजनीति के लिए कोई ठेका किसी को नहीं दिया गया। बजरी का मामला अगर हम बात करें तो गुना जिले से 30 किलोमीटर के एरिया में किधर भी चले जाए, बजरी के सेक्टर बड़े आराम से थानों के सामने से निकलते दिखाई देते हैं। और उनका जब बात की जाती है तो कहते हैं कि आपको जो अच्छा लगे तो कर लीजिए, क्योंकि संबंधित थानों में भी इनका अस्तित्व बना हुआ है। और जहाँ तक अगर जिस तरीके से कल देखने में आया और भी कई बार देखने में आया कि पत्रकार जाके संगीनों के साया में कवरेज करते हैं, सूचना देते हैं, गुना एसपी को भी सूचना देते हैं, कलेक्टर को भी सूचना देते हैं, खनिज विभाग को भी सूचना देते हैं, परंतु इनका वहाँ जब अमला पहुंचता है तो अमला पहुंचने से 10 से 5 मिनट मैच पहले ये लोग भागने में कामयाब हो जाते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जिला प्रशासन सहित सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का इन लोगों को कहीं न कहीं समर्थन प्राप्त है। जी बिल्कुल योगेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।